basically they are saying that it's a larger conspiracy which was being planned out at that point in time, and that is the only reason why UAPA has been imposed against them. तो क्या larger conspiracy? इनका क्या योगदान था? इन्होंने क्या किया है कि इनके पास कोई ऐसे बयान तो है नहीं, इन्होंने किसी प्रोटेक्टेड बिजनेसेस के विटनेस पे बयान दिए 164 में मैजिस्ट्रेट के सामने। वो कहते हैं वो प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, उनके बयान हम आपको दिखाएंगे। तो उनके बयान आप दिखाओगे नहीं तो हम कैसे बहस करेंगे? और कोर्ट कहेगी नहीं आपको नहीं दिखाते तो हम बहस कैसे करेंगे? पता कैसे चलेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चार्जशीट फाइल होती है ये केवल एक एजेंसी का ओपिनियन है, ये कोई प्रूफ की चीज नहीं है। तो आप अगर चार्जशीट को प्रूफ मानने लगो तो फिर तो किसी को बेल मिलेगी ही नहीं। सर जो लॉजिक कॉन्स्पिरेसी की बात चल रही थी, अमरावती में जो स्पीच दी गई, तो तब ये बड़ी बात बोली गई कोर्ट में जाने के दौरान कि उन्होंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, कुछ तो बताइए ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या है, पढ़ लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप। ये व्हाट्सएप ग्रुप की ज्यादा बात नहीं कर रही, ये बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड विटनेसेस की, जो बयान है जो किसी को बताते नहीं, समझे ना? तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो कुछ है ही नहीं, आप बिल्कुल देख लीजिए, बता दीजिए मुझे, आपके पास है व्हाट्सएप ग्रुप। उन्होंने कुछ पैम्पलेट्स वगैरह के बारे में बताया कि वो दिखाया उन्होंने कोर्ट में। तो क्या पैम्पलेट में लिखा है इनसे की बात? कोई ऐसी बात ही नहीं है भाई। प्रोटेस्ट तो मेरा संवैधानिक हक है, हर नागरिक का संवैधानिक हक है। तो इसका ये तो नहीं कि हम यूएपीए में हमें अंदर करेंगे। योगेंद्र यादव ने आज कहा अपनी इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने एक आर्टिकल दिखाया कि मैंने भी ये बात कही थी, लेकिन मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे भी अंदर होना चाहिए था। आरोप जो है सर वो ये कि व्हाट्सएप ग्रुप और पैम्पलेट्स को ना डेंसली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज में महाराष्ट्र में बांटा गया, जिससे जो प्रोटेस्ट होता है उससे एसेंशियल सप्लाईज कट ऑफ हो जाता है। तो कौन सी एसेंशियल सप्लाईज कट ऑफ हुई? कौन सी बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सवाल पूछा ना, आप बताइए कौन सी कट ऑफ हो जाती हुई तो नहीं ना। किसने कहा कि ये बात उमर खालिद ने कही कि एसेंशियल सप्लाईज कट ऑफ करो? उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करो और महात्मा गांधी के रास्ते पे चलो, अहिंसा के आधार पे आप प्रोटेस्ट करो। तो फिर क्या आप कह रहे हो? बात मुद्दे की कीजिए। एडजर्नमेंट 27 बार कहा जा रहा है, 2 बार 27 बार 7 बार। So आपकी मतलब बड़ा चढ़ा के साथ को 27 में कर देंगे। So I'm from India today. So I have 2 questions. One, Minister Kiran Rijiju has been putting out some videos of Sharjil as well as Umar Khalid, stating that he was talking about removing or disconnecting Assam from the entire country. So how can parties like the Congress Party etc. what Kiran Rijiju says, then proceed against him for that. We're on the Delhi riots, no? Then why are you talking about Assam? No, is there another case there? He's put these videos out saying... Well, I don't know what these... You believe the video that you put up that Karachi is captured, which India Today puts up? No, sir. No, and I want to know from you. Sir, no, I want to know from you. Sir, I'm telling so you believe all the videos that you yourself put up, your channel put up? So I'm telling you my question. I don't have to answer your question. Come on. So the other question is that... I don't want to answer your question. These kind of questions I need not answer. So there is Khalid Saifi and Gulfisha. One second, madam, stop this. Okay? If you have evidence, tell me now. Don't talk about what others say. What Kiran Rijiju said. I am saying that this is all false. So you believe me or no? Or you believe Kiran Rijiju? Like as a journalist, who will you believe? Do some investigation, madam. Your job is not to just put out things. Your job is to investigate. Okay? Thank you. So one question on GST. GST. So now the finance minister has made an announcement for the revamp in the GST rates. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi has also stated that it is a big relief and a Diwali bonanza which is being given to the common man. Because the elections are on, no? In Bihar, the bonanza has to be given. Right? But what impact it has on the economy, I'm very worried. Because if you bring down everything to 5%, what's going to be your revenue loss in the process? And which are the states that will be impacted? In fact, I am told that when the matter came before the GST, they never told the states as to how much revenue loss they would suffer. This is not a reform. This is again hoping to
exploit the situation and get political advantage out of it. I'm very happy for the consumer. I mean, I support it. I'm happy for the consumer that he is going to have to pay less for the goods that he buys. But it has a huge economic impact. And even I believe on the tobacco and gutka, those items have been put under suspension. Right? So therefore, they are not going to be hurt also. There also the revenue is not going to come. So I'm afraid that in this country now, politics is the basis of all decision making, whether in the area of economics, or in the area of law, or in the area of use of investigating agencies to persecute people. That's the politics of it. कोर्ट में पहली बार जब यहां डिवीजन बेंच ने डिसमिस किया 2022 में, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। वो क्रिमिनल अपील 173 ऑफ 2022, वो भी वहां 272 दिन पेंडिंग रही। 23 को फिर आई जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के। प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा मैं नहीं सुनूंगा, वकील की तो कोई गलती नहीं थी। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि भैया क्यों नहीं सुने आप, तुम सुन रहे आप, वो बात तो जरूर होगी ना, वो खास बात होगी जो हमें मालूम नहीं। लेकिन जो वहां गया है, जिसने याचिका डाली, उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों नहीं जज साहब मेरी बात सुन रहे। फिर 18 अगस्त 2023 आई अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी के। फिर वो 5 सितंबर 2023 को आई। इस बीच में क्या हुआ कि एक हियरिंग में, वो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, एक हियरिंग में जुलाई में एडजर्नमेंट मांगी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने स्वास्थ्य की वजह से, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स। और जब 5 सितंबर को आई 2023 को, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 370 की बहस हो रही थी, तो मैंने एडजर्नमेंट मांगी। केवल 2 बार एडजर्नमेंट मांगी और आरोप लगाया क्या कि हमने 7 बार मांगी। आपको मालूम है, ठीक है। उसके बाद फिर आई ये 12 अक्टूबर 2023 को बेला त्रिवेदी जी के सामने और दीपांकर दत्ता साहब के। फिर 29/11/2023, फिर 10 जनवरी 2024, फिर 24 जनवरी 2024। इस बीच रिट पिटिशन फाइल हो गई चैलेंजिंग सेक्शन 15 ऑफ द यूएपीए। हमने कहा कि जो धारा 15 है यूएपीए की, वो असंवैधानिक है, तो वो इकट्ठी मैटर हो गए। और फिर हमने तय किया, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमें बेल नहीं मिलेगी, तो हमारा अपना राय थी वो, तो वकीलों ने तय किया और फिर क्लाइंट ने भी तय किया कि ठीक है, हम हाईकोर्ट जाते हैं, नए सिरे से हम बेल मांगते हैं। वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, हम नए सिरे से हाईकोर्ट गए और कैसे वहां 410 दिन लगे, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां वकील को दोषी ठहराया जा रहा है, और अगर कोर्ट सालों साल फैसला नहीं करे तो दोषी हम हैं। तो ये सूरत हाल है कोर्ट्स का। अगर आप बेल नहीं देना चाहते तो खारिज कर दीजिए। आपको 20-30 सुनवाई करने की क्या जरूरत है, सालों साल बिताने की क्या जरूरत है। और ये मैं देख रहा हूं जहां जहां हमें ऐसा लगता है, और ये क्या था, ये एक प्रोटेस्ट था ना, सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट था ना। और उमर खालिद के खिलाफ क्या है, मैं कोई मेरिट्स पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि भिवंडी में, मुंबई में
उन्होंने को भाषण दिया। और जो दिल्ली में राइट्स हुए आपको मालूम है, वो जनवरी 2023 23 जनवरी 2020 और 25 जनवरी तक नॉर्थ ईस्ट में हुआ। वो तो यहां नहीं थे, वो थे ही नहीं। स्पीच तो उनकी मुंबई में हुई जनवरी में। तो फिर भी उनको 5 साल हो गए बेल नहीं मिल रही। ठीक है, अब वो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं यूएपी के अंदर, बाकी एनआईए और बाकी भी 302 वगैरह वगैरह भी कानून के अंतर्गत प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। लेकिन जो मामला है हमारे सामने वो यूएपीए का है, क्योंकि वो स्पीच इनके मुताबिक टेररिस्ट एक्ट कहलाया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा उस स्पीच के द्वारा इन्होंने कोई ऐसे फैसले किए कि आने वाले दिनों में हम हिंसा को बढ़ाएंगे। ये इनका आरोप है। और टेररिस्ट एक्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आप बम का इस्तेमाल करो, किसी को कत्ल कर दो, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का इस्तेमाल करो, किसी को कत्ल कर दो, ये तो आरोप नहीं है। या किसी को मार दो खुद, ये भी आरोप नहीं है। या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को उसको पूरे तरह से डैमेज कर दो, यही करने के लिए कि एक ऐसा माहौल पैदा हो जिससे हिंसा बढ़े, वो भी आरोप नहीं है। और जो एसेंशियल सप्लाईज है हमारी बिजली की, उसको रोकने की कोशिश करो, ये भी आरोप नहीं है। और जो हिंदुस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है उसी में डिस्टेबलाइज करने को करो, ये भी आरोप नहीं है। और अगर हम अपनी क्रिमिनल फोर्स से, दैट इज अपनी ताकत से अपने देश के सामने एक ऐसी माहौल बनाए कि हम देश की जो अखंडता है उसके ऊपर एक आक्रमण करें, तो वो भी आरोप नहीं है। और किसी को basically they are saying that it's a larger conspiracy which was being planned out at that point in time, and that is the only reason why UAPA has been imposed against तो it. क्या लॉजिक कंस्पिरेसी, इनका क्या योगदान था? इन्होंने क्या किया है कि इनके पास कोई ऐसे बयान तो है नहीं। इन्होंने किसी प्रोटेक्टेड बिजनेसेस के विटनेस पे बयान दिए 164 में मैजिस्ट्रेट के सामने। वो कहते हैं वो प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, उनके बयान हम आपको दिखाएंगे। तो उनके बयान आप दिखाओगे नहीं तो हम कैसे बहस करेंगे? और कोर्ट कहेगी नहीं आपको नहीं दिखाते, तो हम बहस कैसे करेंगे? पता कैसे चलेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चार्जशीट फाइल होती है ये केवल एक एजेंसी का ओपिनियन है, ये कोई प्रूफ की चीज नहीं है। तो आप अगर चार्जशीट को प्रूफ मानने लगो तो फिर तो किसी को बेल मिलेगा ही नहीं। सर, जो लॉजिक कॉन्स्पिरेसी की बात चल रही थी, अमरावती में जो स्पीच दी गई, तो तब ये वही बात बोली गई कोर्ट में जाने हिंसे के दौरान कि उन्होंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, कुछ तो बताइए ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या है? पढ़ लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप। ये व्हाट्सएप ग्रुप की ज्यादा बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड विटनेसेस की, जो बयान है जो किसी को बताते नहीं, समझे ना? तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो कुछ है ही नहीं। आप बिल्कुल देख लीजिए, बता दीजिए मुझे, आपके पास है वो व्हाट्सएप ग्रुप। उन्होंने कुछ पैम्पलेट्स वगैरह के बारे में बताया, क्या वो दिखाया उन्होंने कोर्ट में? तो क्या पैम्फलेट में लिखा है इनसे की बात? कोई ऐसी बात ही नहीं है भाई। प्रोटेस्ट तो मेरा संवैधानिक हक है, हर नागरिक का संवैधानिक हक है। तो इसका ये तो नहीं कि हम यूएपीए में हमें अंदर करेंगे। योगेंद्र यादव ने आज कहा अपनी इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि मैंने भी ये बात कही थी, लेकिन मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे भी अंदर होना चाहिए था। आरोप जो है सर वो ये कि व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ पैम्पलेट्स को ना डेंसली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज में महाराष्ट्र में बांटा गया, जिससे जो प्रोटेस्ट होता है उससे एसेंशियल सप्लाईज कट ऑफ हो जाता है। तो कौन सी एसेंशियल सप्लाईज कट ऑफ हुई? कौन सी बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सवाल पूछा ना, आप बताइए कौन सी कट ऑफ हो जाती हुई तो नहीं ना। किसने कहा कि ये बात? उमर खालिद ने कही कि एसेंशियल सप्लाईज कट ऑफ करो। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करो और महात्मा गांधी के रास्ते पे चलो, अहिंसा के आधार पे आप प्रोटेस्ट करो। तो फिर क्या आप कह रहे हो? बात मुद्दे की कीजिए।
एडजर्नमेंट 27 बार कहा जा रहा है, 2 बार आपने मांग लिया। 27 बार, 7 सात बार। So आपकी I'm मतलब बड़ा चढ़ा के 7 को 27 न कर दें। नहीं नहीं, तो इसलिए मैं कंफर्म कर So I'm from India today. So I have two questions. One, Minister Kiran Rijiju has been putting out some videos of Sharjil as well as Umar Khalid, stating that he was talking about removing or disconnecting Assam from the entire country. So how can parties like the Congress Party, फिर वही बात, I mean, support him? what Kiran Rijiju says, then proceed against him for that. We're on the Delhi riots, no? Then why are you talking about Assam? Is there another case there? He's put these videos out saying. Well, I don't know what these, you believe the video that you put up that Karachi is captured, which India Today puts up. No, sir. No, and I want to know from you. Sir, No, I want to know from you. So I'm telling So you. you believe all the videos that you yourself put up, your channel put up? So I'm telling you my question. I don't have to answer your question. Come on. So the Yes. other question is that. I don't want to answer your Umar question. Khalid, These there kind of questions I need not answer. So there is Khalid Saifi and Gulfisha. One second, madam, stop this. Okay? If you have evidence, tell me now. Don't talk about what others say, what Kiran Rijiju said. I am saying that this is all false. So you believe me or no? Or you believe Kiran Rijiju? Like as a journalist, who will you believe? Do some investigation, madam. Your job is not to just put out things. Your job is to investigate. Okay? Thank you. So one question on GST. 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 So now the finance minister has made an announcement for the revamp in the GST rates. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi has also stated that it is a big relief and a Diwali bonanza which is being given to the common Because the man. elections are on, no? In Bihar, the bonanza has to be given. Right? But what impact it has on the economy, I'm very worried. Because if you bring down everything to 5%, what's going to be your revenue loss in the process? And which are the states that will be impacted? In fact, I am told that when the matter came before the GST, they never told the states as to how much revenue loss they would suffer. This is not a reform. This is again hoping to exploit the situation and get political advantage out of it. I'm very happy for the consumer. I mean, I support it. I'm happy for the consumer that he is going to have to pay less for the goods that he buys. But it has a huge economic impact. And even I believe on the tobacco and gutka, those items have been put under suspension. Right? So therefore, they are not going to be hurt also. There also the revenue is not going to come. So I'm afraid that in this country now, politics is the basis of all decision making, whether in the area of economics, or in the area of law, or in the area of use of investigating agencies to persecute people. That's the politics of it. कोर्ट में पहली बार जब यहाँ डिवीजन बेंच ने डिसमिस किया 2022 में, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। वो क्रिमिनल अपील 173 ऑफ 2022, वो भी वहां 272 दिन पेंडिंग रही। 23 को फिर आई जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के। प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा मैं नहीं सुनूंगा, वकील की तो कोई गलती नहीं थी। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि भैया क्यों नहीं सुने आप, तुम सुन रहे आप, तो बात तो जरूर होगी ना, वो खास बात होगी जो हमें मालूम नहीं। लेकिन जो वहां गया है, जिसने याचिका डाली, उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों नहीं जज साहब मेरी बात सुन रहे। फिर 18 अगस्त 2023 आई अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी के। फिर वो 5 सितंबर 2023 को आई। इस बीच में क्या हुआ कि एक हियरिंग में, वो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, एक हियरिंग में जुलाई में एडजर्नमेंट मांगी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने स्वास्थ्य की वजह से, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स।
और जब 5 सितंबर को आई 2023 को, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 370 की बहस हो रही थी, तो मैंने एडजर्नमेंट मांगी, केवल 2 बार एडजर्नमेंट मांगी, और आरोप लगाया क्या कि हमने 7 बार मांगी। आपको मालूम है, ठीक है। उसके बाद फिर आई ये 12 अक्टूबर 2023 को लीला त्रिवेदी जी के सामने और दीपांकर दत्ता साहब के, फिर 29/11/2023, फिर 10 जनवरी 2024, फिर 24 जनवरी 2024। इस बीच रिट पिटीशन फाइल हो गई चैलेंजिंग सेक्शन 15 ऑफ द यूएपीए। हमने कहा कि जो धारा 15 है यूएपीए की वो असंवैधानिक है, तो वो इकट्ठी मैटर हो गए, और फिर हमने तय किया